हार्दिक स्वागत और अभिवादन है दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयों के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत है 2002 का बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर। इस पेपर के पॉलिटी के सारे प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे और इस भाग को हम जानेंगे पार्ट 8 के रूप में, पॉलिटी पार्ट 8। तो प्रस्तुत है पॉलिटी पार्ट 8। इसका पहला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। देखिए, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा, इसका उत्तर आपके समक्ष है 25 वर्ष। अब पूरी बात देखते हैं। लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष, राइट। फिर ऐसे ही राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, अब जानते हैं राज्यों के विधान परिषद होते हैं, कुछ राज्यों के ही होते हैं। तो राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, इसके सदस्यों के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनका अगर चुनाव लड़ना है किसी प्रत्याशी को तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 35 वर्ष। तो आप ध्यान रखेंगे इन तीनों आयु सीमाओं को। प्रश्न संख्या 2 पर मूव करते हैं। प्रश्न 2 है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका, फिर ब्लैंक किया है, के अधीन रहकर कार्य करती है। अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधानपालिका या इसे बोलते हैं विधायिका। आप जानते हैं हमारे संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 व्यवस्थाएं हैं। इनमें कार्यपालिका विधानपालिका के अंतर्गत काम करती है, किंतु न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। जुडिशियरी पूर्णतः स्वतंत्र है, यह हमें ध्यान रखना है। अब संसदीय व्यवस्था में मैंने बताया 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें विधानपालिका के अंतर्गत काम करना होता है कार्यपालिका को। और आप सब यह ध्यान रखिए कि जो भी कार्यपालिका होती है, इंग्लिश में कहें तो एग्जीक्यूटिव होती है, वह सामूहिक रूप से जिम्मेवार होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा में ही मुख्य रूप से विधायन का काम होता है, तो विधायिका के ब्रैकेट में लोकसभा लिखा है। विधायिका के प्रति का मतलब हम यहाँ पे विधायिका में राज्यसभा भी शामिल हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और ऐसे ही अगर प्रश्न पूछा जाए कार्यपालिका किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, यहाँ पे सामूहिक रूप से कहा गया है। और प्रश्न अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी जो भी मंत्री हैं वे सभी के सभी राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, और सबके सब, प्रधानमंत्री को मिलाकर सबके सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रश्न 3, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है यह पूछा जा रहा है। तो शून्यकाल का जो ऑप्शन था, ऑप्शन के अनुसार जो प्रश्न उत्तर का सत्र है उसे शून्यकाल के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन के अनुसार है। लेकिन वास्तव में शून्यकाल क्या है? देखिए, शून्यकाल जो संविधान में व्यवस्था है उसके तहत 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच तक चलना चाहिए, किंतु अभी यह 1 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है शून्यकाल। ये आप ध्यान रखेंगे, 12 बजे से 1 बजे तक अब नहीं चलता है। अब परंपरा तय हो गई है कि यह 1 से 2 के बीच चलता है। शून्यकाल में अब विलंबनीय महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं, बहुत ही वैसे प्रश्न जिसका तत्काल उत्तर चाहिए होता है उसको उठाया जाता है और तुरंत कार्रवाई कर जाती है। जो भी प्रश्न उठाते हैं मेंबर, उनका जवाब तुरंत ही दिया जाता है शून्यकाल के दौरान। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं प्रश्न उत्तर होता है, इसलिए ऑप्शन में प्रश्न उत्तर सही है। थोड़ा सा अतिरिक्त बढ़ते हुए शून्यकाल से पहले का जो होता है प्रश्नकाल, प्रश्नकाल में भी प्रश्न उठाए जाते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं आगे कभी देखेंगे। लेकिन शून्यकाल के बारे में यही है कि इसे 1 से 2 बजे के बीच चलना होता है और जो भी प्रश्न होता है उसका तुरंत जवाब चाहिए होता है। दोनों सदनों में उठाया जाता है, ये ध्यान रखिए। शून्यकाल दोनों सदनों में होता है।
प्रश्न 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद पूछ रहा है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद का राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो संसद का विधान पालिकाओं द्वारा बनाए कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है, अर्थात अगर संसद ने कानून बना दिया, अगर उत्तर हो गया 245, अगर 245 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने अगर कानून बना दिया तो अगर विधान पालिकाएं कानून बनाई हैं तो उनका कानून मान्य नहीं होगा। यह अनुच्छेद 243, माफ करिए 45, और यह संपूर्ण देश के लिए होता है। प्रश्न 5, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कौन परामर्श देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को, देखिए हमने बार बार देखा है कानूनी विषयों पर केंद्र सरकार कौन परामर्श देता है, आप जानते हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, किंतु राज्य सरकार के लिए भी एक कानूनी अधिकारी होता है जिसका नाम है एडवोकेट जनरल, जो कि आपका उत्तर हो गया। हिंदी में बोलते हैं महाधिवक्ता। और जिस तरह से महान्यायवादी, जिसकी चर्चा हम पहले के पार्ट्स में कर चुके हैं, हमारे देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, वैसे ही महाधिवक्ता, अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल, किसी राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। और यह प्रावधान है अनुच्छेद 165 में। कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ देता है। महाधिवक्ता के बारे में अगर बात करते हैं थोड़ा सा, तो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं महाधिवक्ता की, और जब तक राज्यपाल चाहते हैं तब तक अपने पद पे रहते हैं महाधिवक्ता, अर्थात एडवोकेट जनरल। और महाधिवक्ता राज्य विशेष, जिस राज्य के होते हैं, किसी भी न्यायालय में वो उपस्थित हो सकते हैं। और साथ ही अगर उन्हें त्याग पत्र देना होता है तो जो नियुक्त करते हैं राज्यपाल, उनको ही त्याग पत्र देते हैं। तो यह प्रश्न संख्या 5 हुआ। प्रश्न 6 पर पहुंचते हुए, इसमें इस पार्ट में 13 प्रश्न है। 6 पर पहुंचते हुए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। आप सबको इसका उत्तर प्राप्त पता है, चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के बारे में थोड़ा सा लिखा है हमने। एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात संविधान में व्यवस्था है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। पूरे 3 सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। ध्यान रखिए, मैंने बताया है मुख्य चुनाव आयुक्त को, मैं जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी बात नहीं किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना होता है तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं। और इसका जो काम होता है चुनाव राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों को मान्यता प्रदान करना, और भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन एक काम जो हमें ध्यान नहीं रहता है उसे लिख दिया है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना भी इस आयोग का काम है। और आपने पहले देख लिया है कि जो लेटेस्ट परिसीमन है उसके तहत 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या नहीं बढ़ेंगी। प्रश्न 7, प्रश्न 7 को 6 ही लिखा है, ये हो जाएगा प्रश्न 7। यहाँ पे इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रश्न 7, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। देखिए ये प्रश्न हर पार्ट में पूछा गया है और अभी भी पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। 73वां संशोधन, 74वां संशोधन। 74वां के बारे में बाद में बात करेंगे जब प्रश्न आएगा तब। 73वां संशोधन का संबंध है, आप जानते हैं इसका उत्तर, पंचायती राज प्रणाली से। हम रोज चर्चा करते हैं, हर पार्ट में 73वें संशोधन चर्चा करते हैं। आज हम जो मुख्य बातें हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, इसको देखते हैं। मुख्य बातें यह है कि आप जानते हैं 73वां संशोधन का जो किया गया था M.L. सिंघवी समिति के सिफारिश पर किया गया था। M.L. सिंघवी समिति की सिफारिश पर M.L. सिंघवी समिति ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिकता प्रदान की जाए, और इसी के तहत 1996 में संशोधन हुआ और यह 97 से प्रभावित हो गया। तो 1997 से
73वां संशोधन लागू हुआ। जो उसकी मुख्य बातें हैं वो देखिए। जो पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय करने का हुआ। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 3 हो गए। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, याद रखिएगा, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। फिर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष, और जो भी अनुदान देना होगा वह संचित निधि से देना होगा। साथ में एक अलग से अतिरिक्त जानकारी है कि अभी हमारे देश में 4 राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया दिल्ली, और 3 राज्य नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, और साथ में दिल्ली में भी नहीं है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 8 हमारे समक्ष है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। देखिए हमने आगे 7 में भी किया था। त्रिस्तरीय में क्या आते हैं, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। राइट। आप जानते हैं, मैंने बता दिया कि एम एल सिंघवी समिति जो थी 1986 में, उसी के कहने पे अनुशंसा पे 73वां संशोधन लाया गया था और त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले भी हमने पहले भी देखा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की थी। और एम एल सिंघवी समिति से पहले जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ 1959 से प्रचलित थी, वह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर ही थी, लगभग वैसे ही थी। प्रश्न 9, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? ऑप्शंस थे। ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायती राज की बात की गई है। अनुच्छेद है, संख्या है उसका 40। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में आते हैं। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, इसका प्रावधान होना चाहिए, यह कहा गया है अनुच्छेद 40 में। तो इस तरह से नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का ही तो अंग है। प्रश्न 10, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? देखिए ऑप्शंस के अनुसार संविधान, और हमेशा ऑप्शन रहे चाहे न रहे, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में अगर कोई सर्वोच्च है, सबसे पहले आता है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान आता है। और आप जानते हैं आज 74वां स्वतंत्रता दिवस भी है, हमने पहले भी देखा, बधाइयाँ हमने आपको दिया है। तो इसके बारे में, संविधान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम जानते हैं 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए थे। आज 74 नंबर का हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जब लागू हुआ था तब हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। और अभी लगभग 485 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। अनुच्छेद में लगभग रहेगा क्योंकि अनुच्छेद बढ़ते रहता है, लेकिन भाग 25 और अनुसूचियाँ 12 हैं अभी वर्तमान में। प्रश्न संख्या 11 पर 11 नंबर है, फिर से 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? आचार आदेश कैसे कैसे हमें अपने दायित्व को निभाने हैं, इसको कहा गया है मौलिक कर्तव्य, इसे बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। उत्तर हो गया मौलिक कर्तव्य। 42वें संशोधन में आया था, हमने पहले भी चर्चा किया है। 42वें संशोधन को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। तो अभी हम मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। मौलिक कर्तव्य एक समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि हमारे देश में भी मौलिक कर्तव्य होना चाहिए जिस तरह की रूस में है। रूस के संविधान से लिया गया है, जिस तरह से रूस में है वैसे ही हमारे देश में भी मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए। तब 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 42nd नंबर, उसी में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। भाग 4 क में अनुच्छेद
51 क। मौलिक कर्तव्य एक ही अनुच्छेद में है, ध्यान रखिएगा, 51 क या 51A, और भाग है 4 क या 4A। उस वक्त 1976 में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उनकी संख्या थी केवल 10, लेकिन अभी हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 2002 में, जब 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, और वह है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। बहुत बार ये उम्र से संबंधित प्रश्न, कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह है 11वां मौलिक कर्तव्य। तो आपने देख लिया प्रश्न संख्या 11। 12 पहुंचे हैं, 12 पे है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं उन्हें आपको रट लेना चाहिए। ऑप्शन के अनुसार जो मौलिक कर्तव्य था चारों में से एक, वह था और है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। विभिन्न बुक्स में विभिन्न शब्दों में लिखा गया है, यहाँ पे यही है मौलिक कर्तव्य। प्रश्न 13 और यह अंतिम प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। कार्यकारी अध्यक्ष कहिए या संवैधानिक प्रमुख कहिए, दोनों। प्रश्न अगर होगा कि राज्य सरकार कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो भी उत्तर राज्यपाल ही होगा, और अगर प्रश्न होता है कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये भी राज्यपाल ही होंगे। और अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 153 बताता है कि हर राज्य का केंद्र शासित प्रदेश नहीं, हर राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। अब जब हम राज्य के प्रशासन की बात, राज्य के शासन की बात करते हैं, तो इसे भाग 6 में दिया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य का शासन किस भाग के तहत होता है, तो भाग 6 संविधान का आपने देखा उसमें भाग कितने भाग हैं, भाग 6 में आता है राज्य शासन। और जो राज्यपाल होते हैं, एक अतिरिक्त जानकारी है, राज्यपाल जो उच्च न्यायालय होता है उस राज्य का, उसके मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेते हैं। दूसरे शब्दों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं तो जो भी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वे शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। तो दोस्तों इस पार्ट 8 में 13 प्रश्न थे। ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। आप सबको इंडिपेंडेंस डे 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2020।